हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस लेक्चर में हम राज्यसभा की रचना या गठन और उसकी शक्तियों की विवेचना करेंगे। भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसे संसद कहा जाता है, और संसद का दो सदन हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर होगा, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। राज्यसभा का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है, और संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है। वर्तमान में सदस्य संख्या 245 है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार विभिन्न भारतीय संघ की विभिन्न क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं, वहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एक विशेष निर्वाचक मंडल गठित किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, जबकि अमेरिका में किस तरह से दिया गया है, वहाँ पर राज्यों की समानता के सिद्धांत के आधार पर दिया गया है। राज्यसभा की रचना में 2003 में परिवर्तन किया गया था। इसमें एक परिवर्तन ये था कि पहले क्या था मूल संविधान में कि राज्यसभा के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार होता था उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक होता था जिस राज्य से उसे चुनाव लड़ना चाहता है राज्यसभा के लिए, किंतु बाद में इसको हटा दिया गया 2003 में। और दूसरा जो परिवर्तन ये किया गया कि गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया। ये जो दो परिवर्तन राज्यसभा की चुनाव पद्धति के संदर्भ में 2003 में किए गए। और योग्यताओं में यह है कि भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, भारत में जो राज्यों के मंत्री पद जो है उसको लाभ का पद नहीं माना गया है। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई हैं। अब हम देखेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ, कौन कौन से इसकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। पहली जो प्रमुख शक्ति है राज्यसभा की वो है विधायी शक्तियाँ। यहाँ हम देखते हैं कि साधारण जो विधेयक होते हैं, अवित्तीय विधेयक, वो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को इस संदर्भ में समान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकते हैं और पारित होने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 महीने की अवधि के अंदर दूसरे सदन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। और अधिवेशन बुलाने का जो अधिकार होता है
वो राष्ट्रपति को होता है। लेकिन विवादित विधेयक के संदर्भ में निर्णय सामान्यतः लोकसभा के अनुसार ही होता है, क्योंकि सदस्य संख्या या बहुमत जो है, कुल बहुमत से जो विधेयक पास कराया जाता है, और लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो राज्यसभा के सदस्यों से दुगने से भी अधिक होती है। दूसरी बात, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श से बुलाता है, और मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए अगर वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्ति केवल 6 माह तक विचार करने की है। दूसरी जो शक्ति है वो है संविधान संशोधन की शक्ति। इस संदर्भ में दोनों ही सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, और संशोधन प्रस्ताव तभी पास हुआ माना जाता है जबकि दोनों ही सदन अलग अलग कुल बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए। यहाँ विवाद होने पर या असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। राज्यसभा की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियाँ बहुत कम हैं। संपूर्ण वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही पारित होते हैं, और कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इसको प्रमाणित करने का अधिकार भी स्पीकर को होता है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा के पास भेजे जाते हैं, जिन पर 14 दिन तक राज्यसभा द्वारा विचार किया जा सकता है। इस अवधि में या तो वह पास कर देती है या अपने संशोधनों सहित उसको लोकसभा को भेज सकती है, और उनको संशोधनों को स्वीकार करना या ना करना लोकसभा का अधिकार क्षेत्र होता है। इस तरह से अगर हम वास्तविकता देखें तो वित्तीय क्षेत्र में धन विधेयकों को पर केवल 14 दिन तक विचार करने का जो शक्ति है वो राज्यसभा के पास होती है। अगली जो शक्ति ले सकते हैं राज्यसभा की वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन में मंत्री परिषद जो होती है वो निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए सरकार जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पेश करने का अधिकार होता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर वह सरकार को पद से नहीं हटा सकती है। नेक्स्ट जो अन्य शक्तियां हैं उनमें हम ले सकते हैं कुछ शक्ति ऐसी हैं जो केवल राज्यसभा के पास हैं, जिन्हें अनन्य शक्तियां कहा गया है, जिन पर लोकसभा वो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। ऐसी शक्तियों के अंतर्गत देखते हैं अनुच्छेद 249 के अंतर्गत देखते हैं कि राज्यसभा जो है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, और ऐसा प्रस्ताव पारित करने के बाद उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो अनन्य शक्ति है राज्यसभा की वो है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्राप्त कर 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य शक्तियां भी राज्यसभा को
प्राप्त हैं। जैसे राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अन्य पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। तो इस तरह से अन्य अनेक अधिकार भी राज्यसभा को प्राप्त हैं। और इस तरह से हम देखते हैं लोकसभा यद्यपि द्वितीय सदन है, द्वितीय श्रेणी का सदन है, लेकिन वास्तव में उसको अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। फिर भी वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो उसकी स्थिति लोकसभा के सहयोगी सदन के रूप में है। उसका निर्माण भी जो है उसके लोकसभा के सहयोगी सदन के रूप में ही किया गया था। धन्यवाद।